हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोगों की? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, तो आज का जो हमारा वीडियो है वो हिंदी शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी से संबंधित है। और ये जो टॉपिक है ये सभी प्रकार के, चाहे वो सी टैट हो, यूपी टैट हो, एमपी टैट हो, अदर स्टेट का टैट हो, इनसे संबंधित। ये एमपी का वर्ग 2 या 3 वाला पेपर हो, इन सभी में ये क्वेश्चन जो है इससे ज़रूर आते हैं। यानी कि इसका बहुत बड़ा रोल है हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत। तो इसमें देखिए, चलते हैं, करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सभी विधियां असफल होने पर इस विधि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। तो इसमें यानी कि अगर पढ़ाते टाइम शिक्षण के दौरान सभी प्रकार की विधियां असफल हो जाएं तो उसमें से कौन सी विधि उपयोगी होगी? तो उसके लिए देखिए सही आंसर होगा, आप लोग करते रहिए, कोशिश करिए कि जो है पेन कॉपी लेकर के इसमें ऑप्शन आपके सामने है सॉल्व करने की कोशिश करिए, देखते हैं कितने सही होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा प्रवचन विधि। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से गद्य का शिक्षण उद्देश्य ज्ञानात्मक है। ठीक। तो इसका कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन आपके सामने रखे हैं, इन्हें आप देखिए, उसके बाद सोचिए। इसका चौथा वाला यानी डी सही होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा विशिष्ट गुण शिक्षक को प्रेरणा का स्रोत बनने में सहायक है? ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए 4 ऑप्शन दिए, व्यवहार कुशलता, उत्तम शिक्षण विधियों का ज्ञान, प्रभावशाली व्यक्तित्व, शैक्षिक से शैक्षिक क्रियाओं में रुचि। तो इसमें जो है शिक्षक के लिए जो मेन गुण होने चाहिए वो है, इसमें देखिए इसका तीसरा वाला सही आंसर होगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा सही आंसर पुनः प्लस जन्म। संधि वाला टॉपिक करवाऊंगा मैं अपने चैनल के माध्यम से, इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसे आप ज़रूर करना। बाकी जो वीडियो मैंने बना करके डाले हैं उन्हें आप लोग ज़रूर देखना। हिंदी का बिल्कुल क्रमशः एक सीरीज़ से जो है हिंदी में करवा रहा हूँ और सारी हिंदी कंप्लीट करवाऊंगा। इसके बाद आप कोई सब एग्ज़ाम दे लेंगे, उससे बाहर कुछ नहीं होगा। पुनः प्लस जन्म। ठीक है। जहाँ कहीं विसर्ग होता है ना के बाद देखिए पुनः यानी विसर्ग लगा हुआ है तो विसर्ग रा में चेंज हो जाता है, तो ये पुनर्जन्म हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां कह रहा है, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा भावों की अनुभूति कराना। यानी कविता का जो मेन उद्देश्य होता है, जब कविता का शिक्षण कराते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है जो कविता के भाव हैं उनकी अनुभूति कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनरावृत्ति शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पुनरावृत्ति का, यहाँ देखिए सेम पहले वाले की तरह है, तो यहाँ भी वही हो जाएगा, पुनः प्लस आवृत्ति। ठीक है। यानी जो विसर्ग लगा है वो आधे रा में जाएगा, यानी व्यंजन के रूप में, और आगे स्वर है बड़ा आ, तो रा और बड़ा आ मिल करके बड़ा रा बना देंगे, वो हो जाएगा पुनरावृत्ति। अगला क्वेश्चन देखिए, शैली और उद्देश्य की दृष्टि से कहानी के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं? ये क्वेश्चन आप देखिए, धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक कहानियाँ बिल्कुल होती हैं, चरित्र प्रधान एवं समस्यात्मक कहानियाँ ये भी होती हैं, घटना प्रधान कहानियाँ ये भी होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कहानियों के जो है सभी रूप होते हैं। निम्न प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी। ठीक है। यानी प्राथमिक स्तर आप लोगों सबको पता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को पढ़ाए जाने पर बल दिया जाता है, तो यहाँ पे मातृभाषा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है? रचना शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा सूत्र विधि। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपसर्ग युक्त है? कह रहा है कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग किसी भी मूल शब्द के पहले लगता है। तो यहाँ देखें अगर, तो सुमन मूल शब्द है, सुंदर भी मूल शब्द है, सुरभि मूल शब्द है, और सुशील में देखें तो यहाँ शील मूल शब्द है। ठीक है। शील का मतलब होता है लज्जा, और उससे पहले सु लग गया, तो ये यानी कि यही ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग लगा हुआ है।
जो शब्द प्रत्यय रहित है, ठीक है, वो शब्द कौन सा है जिसमें प्रत्यय रहित यानी प्रत्यय जो है वो देखते हैं, ठीक है। दयालु, कृपालु, श्रद्धालु, ठीक, कौन से में प्रत्यय नहीं है ये चीज़ आपको बतानी है। श्रद्धालु में मूल शब्द है श्रद्धा, इसमें लगा हुआ है। कृपा मूल शब्द है, दया मूल शब्द है। तो और इसका चौथा ऑप्शन अगर हम देखें तो रतालु, ये अपने आप में एक मूल शब्द ही है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, माध्यमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है। माध्यमिक स्तर पर कविता के बारे में पूछ रहा है, तो यानी जो कविता पढ़ाई जाती है माध्यमिक स्तर पर, उसकी जो प्रणाली होती है वो किस टाइप की होती है, तो व्याख्यात्मक होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्याख्या, ठीक है। पूरी व्याख्या के साथ कविता पढ़ाई जाती है माध्यमिक स्तर पर। बनारसी साड़ी प्रसिद्ध है, इसके बारे में पूछा है कि बनारसी शब्द में कौन सा विशेषण है। विशेषण वाला टॉपिक आ गया और कह रहा कौन सा विशेषण है, तो बनारसी साड़ी, बनारस की साड़ी फेमस है, यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यालय में मातृभाषा हिंदी शिक्षण की प्रमुख भूमिका होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, विद्यालय समन्वय योजना प्रभारी, ठीक है। पहला वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, विद्यालय समन्वय प्रभारी योजना। अगला है उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषताएं हैं, इसका सही आंसर होगा, कोशिश करिए आप लोग कौन सा सही होगा। उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषताएं, वस्तुनिष्ठता, विभेदकारी, व्यापकता, व्यवहारिकता, विश्वसनीयता, वैधता, तो ये सारी की सारी हैं इसमें, ये चीज़ आप याद रखना। अगर आपने इस वीडियो को सही से देख लिया और सही से क्वेश्चन देख लिए तो मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, चाहे सीटेट हो या कोई सा भी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी है, ख़ास तौर से इसमें पेडागोजी आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा कैसी होगी, ठीक है, यानी कैसी होनी चाहिए। तो इसका जो है डी वाला होगा, यानी ए और बी दोनों होने चाहिए, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा यानी कि, और संघीय या सहसंघीय भाषा दोनों टाइप की होनी चाहिए। नेक्स्ट है, कक्षा में किसी वस्तु का वास्तविक स्वरूप चित्र द्वारा स्पष्ट किया जाना संभव ना होने की स्थिति में क्या प्रयोग करना उचित होगा, ठीक है। तो जब अगर चित्र द्वारा स्पष्ट नहीं हो रही कोई चीज़ पढ़ाते टाइम, तो वहाँ मॉडल विधि का प्रयोग करते हैं, यानी प्रतिरूप या मॉडल का प्रयोग करते हैं उसका चित्र बना करके। अगला देखिए, मातृभाषा के पक्ष होते हैं, मातृभाषा के जो है भाषाई और साहित्यिक, ये पक्ष होते हैं इसके। अगला है, साहचर्य विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है, ये खेल खेल में, इसका सही आंसर होगा ये, साहचर्य विधि में भाषा का आरंभिक से खेल खेल के माध्यम से साहचर्य, आपस में मेल जोल की भाषा की जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो इस तरीके से प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मातृभाषा की उपयोगिता से संबंधित विकल्प नहीं है, कह रहा है कौन सा नहीं है मातृभाषा की उपयोगिता से संबंधित। तो इसका देखिए चौथा ऑप्शन अगर आप पढ़ेंगे तो स्पष्ट क्लियर हो रहा है कि चौथा वाला नहीं हो सकता। क्यों? ये कह रहा है कि मातृभाषा प्रगति पथ की बाधक है, जबकि बाधक नहीं होती, तो ये इसका सही आंसर ये होगा। देवनागरी लिपि अन्य लिपियों की अपेक्षा कहीं अधिक क्या है वो बताना है आपको। तो स्पष्ट पता है कि विश्व की एकमात्र ऐसी लिपि है देवनागरी लिपि, जो सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक, प्रमाणिक, ध्वन्यात्मक, कलात्मक और जो है परिवर्तनशील है। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण की किस विधि का प्रयोग अधिक लाभकर होगा? कौन सी ऐसी विधि है जो ज़्यादा लाभकर होगी? वो है, आपको पता है, खेल विधि। खेल विधि सबसे ज़्यादा जो है सीखने, भाषा सीखने के लिए बेहतर होती है। वह लड़का शरीफ है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि जो शरीफ शब्द है वो क्या है। सीधी सी बात है, लड़के की विशेषता बताई जा रही है, यानी ये विशेषण है, ठीक है। लड़का बुरा है, अच्छा है, शरीफ है, भला है, इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो ये सब क्या है, विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखिए, विवृत जिह्वा द्वारा उत्पन्न होने वाला हिंदी भाषा का कौन सा स्वर है? ठीक, तो विवृत द्वारा जो है, समृत और विवृत दो टाइप के होते हैं, उसमें से विवृत द्वारा जो है छोटा आ ये वाला होगा। अगला देख, किस शब्द से में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है?
अधिकरण कारक कह रहा है। तो अधिकरण के जो चिन्ह है आपको पता है, में और पर। तो यहाँ देखा जाए वाहनारूढ़ का अगर अर्थ देखें तो वाहन में आरूढ़, ठीक है, में आया, यानी इसमें अधिकरण कारक छिपा हुआ है। अगला देखिए, हिंदी शिक्षण को उन्नत बनाने का साधन है, ठीक है, यानी हिंदी का जो शिक्षण कार्य है उसे बेहतर बनाने के लिए कौन सा होना चाहिए? तो श्यामपट्ट, मानचित्र, पाठ्य पुस्तक, ये सभी होने चाहिए, तभी आप बेहतर शिक्षण कर सकते हैं। नाट्य का यानी नाटक का तत्व क्या है? ठीक है, तो नाटक का तत्व अगर देखा जाए, अभिनय भी होता है, कथोपकथन यानी उसमें डायलॉग भी होने चाहिए, और वस्तु का तत्व ये भी होता है, उसके थीम क्या है, तो नाटक में सभी होने चाहिए, तभी बेहतर नाटक होगा। अगला देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से मंत्रणा और तर्क विधियों का सम्मिलित रूप है, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा स्वाध्याय विधि। स्वाध्याय विधि ये जो है इसका सम्मिलित रूप है। अगला है अभ्यास के नियम को अधिगम का एक नियम स्वीकार किया है। किसने स्वीकार किया है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये स्वीकार किया है थॉर्नडाइक ने, ठीक है। हिमाच्छादित शब्द में कौन सी संधि है? हिम आच्छादित, ये पता ही है आपको, इसमें कौन सी होगी? हिम प्लस आच्छादित, यानी छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर दीर्घ संधि, यानी बड़ा आ बराबर दीर्घ संधि, ठीक। तो यहाँ पे ये इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा, दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन देखिए, व्याकरण शिक्षण पाठ के प्रकार होते हैं। जो ग्रामर से संबंधित शिक्षण पाठ होते हैं वो क्या क्या उसमें चीज़ें होनी चाहिए? तो ये सभी टाइप की चीज़ें जो भी इसमें दी हैं वो सब होने चाहिए। अगला है कविता का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? ठीक है, तो शब्द भंडार में वृद्धि करना बिल्कुल गलत है, ठीक। उच्चारण दोषों को सुधारना ये कविता का मेन काम नहीं है। भाषा एवं सहानुभूति करना, सहानुभूति नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि कविता कर्कश भी हो सकती है, सहानुभूति वाली हो सकती है, गुस्से वाली भी हो सकती है, प्रेम वाली भी हो सकती है। तो और चौथा है कविता का सरलार्थ बताना, तो ये इसका सही होगा, सरल अर्थ के रूप में कविता को बताना, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, हिंदी के जिह्वा मूलक व्यंजन है। ये आपको पता है कि व्यंजन वाले जितने भी हैं का, खा, गा, ये पहला वाला जो ऑप्शन है ये जिह्वा मूलक व्यंजन है। नेक्स्ट है देखिए, शुद्ध वाक्य कह रहा है, शुद्ध वाक्य कौन सा है? उसने एक फूलों की माला बनाई। अब देखिए इसमें कौन सा सही लग रहा है, कौन सा गलत है, पूछ रहा है सही कौन सा है। कह रहा है उसने एक फूलों की माला बनाई। तो एक फूल की माला कहाँ होती है? माला में तो बहुत सारे फूल होते हैं ना। अगर इसे सही किया जाए तो यही हो जाएगा कि उसने फूलों की एक माला, माला की संख्या हो सकती है एक माला, दो माला, लेकिन एक फूल की कोई माला नहीं हो सकती। तो इसका सही आंसर जो होगा वो चौथा वाला होगा। कबीर को हिंदी का पहला कवि माना जाता है, ये सही हो जाएगा। इसका शुद्ध वाक्य जो है ये है। अगला देखिए, कविता किसका विषय है? ठीक है, कविता जो विषय है वो विद्या का है या आनंद का है, रस का है? कविता में सिर्फ अनुभूति होती है, यानी अनुभूति का विषय होता है कविता। स्वर यंत्र में श्वास के आघात से जन्म होता है पूर्ण ध्वनियों का, इसका दूसरा वाला सही आंसर हो जाएगा, पूर्ण ध्वनियों का। आधि व्याधि युग्म का अर्थ होता है, कह रहा है आधि व्याधि, ठीक। तो इसका जो सही अर्थ होता है मानसिक कष्ट और शारीरिक कष्ट, आधि और व्याधि, ठीक है। आधि का मतलब मानसिक कष्ट और व्याधि का मतलब शारीरिक कष्ट। अगला देखिए, भाषा शिक्षण में परंपरागत उद्बोधन सामग्री के रूप में बहुत अधिक सहायक किसे समझा जाना चाहिए? ठीक है, तो इसका पहला हो जाएगा, यानी भाषा शिक्षण में सबसे अधिक जो सहायक होता है वो है पाठ्य पुस्तक। अगर पुस्तक अच्छी है तो बाकी चीज़ें बेटर होंगी। मोहन पिटारी विधि का नामकरण किसके नाम पर किया गया? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोहन पिटारी एक विधि है, तो इसके जो जनक है या जिसके नाम पे किया गया है वो मदन मोहन मालवीय। नाम से ही पता चल रहा है मदन मोहन, लेकिन याद रखना मोहनदास करमचंद गांधी भी ऑप्शन में दे देता है, तो ये दिया भी है देखिए, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। हिंदी वर्णमाला में डा ढा को क्या कहा जाता है?
ठीक। तो ये वाले देखिए नीचे बिंदु लगा हुआ है ड और ढा में, तो इन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है और इनका उच्चारण भी अलग टाइप से होता है। वो सिंपल डा ढा है और ये डा ढा, इस तरीके से इनका उच्चारण होता है। नेक्स्ट है गद्य शिक्षण करते समय छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि पाठ योजना के किस सोपान के अंतर्गत की जाती है? ठीक है, तो इसका होगा आत्मीकरण। आत्मीकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। ओवरहेड प्रोजेक्टर कौन सी अधिगम सामग्री का उदाहरण है? ठीक है, तो ये है दृश्य उपकरण, यानी देखने वाले जो उपकरण होते हैं सिर्फ उनसे संबंधित है। पद्य पाठ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान कौन सा है? तो ये है भाव विश्लेषण। ठीक है, इसका हो जाएगा भाव विश्लेषण। अगला देखिए, भारत के संदर्भ में भाषा के विविध रूप हैं। भारत के संदर्भ में पूछ रहा है, मातृभाषा, राष्ट्र, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, तो ये सभी टाइप की भाषाएं भारत के संदर्भ में पाई जाती हैं। भाषा शिक्षण में उद्बोधन सामग्री का रूप है। ठीक, 45वां का देखिए इसमें क्या सही होगा, गेस करिए। तो भाषा शिक्षण में कौन सी सामग्री का मतलब कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? तो दृश्य साधन भी हो सकते हैं, श्रव्य भी, श्रव्य दृश्य दोनों, यानी ये सभी होने चाहिए एक अच्छी शिक्षण विधि के लिए। श्रव्य दृश्य ये सारी चीज़ें। लोकतंत्र शब्द किस समास का उदाहरण, यानी लोकतंत्र में कौन सा समास है ऐसा कह रहा है? तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष, यानी लोक का तंत्र, यानी लोक का मतलब जनता, जनता का शासन। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या कहलाता है? आपको पता है संज्ञा के स्थान पर जो बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो ये तो सभी को पता है इसमें जो है छात्रों की कमजोरियों का पता लगाया जाता है नैदानिक परीक्षण के अंतर्गत। ठीक है, और उन्हें उनका निदान किया जाता है। प्रवचन विधि का उदाहरण पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, कौन सा है? तो प्रवचन विधि के अंतर्गत जो है तो इसमें क्या होगा, चौथा वाला सही होगा, ए और बी दोनों पर्यायवाची शब्दों द्वारा, समानार्थी शब्दों द्वारा। यदि बालक में अक्षरों एवं शब्दों के सही आकार, क्रम तथा अक्षरों और शब्दों के बीच की दूरी से सही अंतर को समझने की योग्यता का विकास करना है, ठीक है, तो बालकों को कौन सी दक्षता का प्रशिक्षण देना चाहिए? तो इसके लिए जो है लिखने संबंधी, अगर लिखने के लिए प्रैक्टिस कराएंगे आप, तो जब वो लिखेगा गलती करेगा वहाँ पे उसे सुधारने का मौका मिलेगा। सबसे अच्छा तरीका होता है कि अगर हम कोई से भी भाषा है, अगर लिख कहते हैं ना कि लिख के देखो, तो लिख के जब सही लिखेंगे तो उसे सही पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। हस्तलिखित पद जिस समास का उदाहरण है, हस्तलिखित शब्द में कौन सा समास पूछ रहा है? तो इसमें भी हाथ से लिखा हुआ मतलब हस्तलिखित, तो यहाँ तत्पुरुष समास होगा। अगला है व्यवहारिक शब्द में प्रत्यय कौन सा यूज किया गया है? ठीक है, व्यवहारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो व्यवहार मूल शब्द है और इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है लास्ट में। प्रत्यय यानी कि पश्चात बाद में लगते हैं प्रत्यय किसी भी मूल शब्द के, तो व्यवहार मूल शब्द है, इसमें इक लग गया तो ये हो गया व्यवहारिक। अगला, हिंदी वर्णमाला के दो शब्दों अथवा दो वाक्यों अथवा दो उपवाक्यों के मध्य थोड़ा रुकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है विवृत्ति कहा जाता है। निम्नलिखित में से रचनात्मक शिक्षण की विधि नहीं है, कह रहा है रचनात्मक शिक्षण की विधि नहीं है, तो वो है भाषा संसर्ग विधि। स्वर को हिंदी वर्णमाला में परिभाषित करते हैं। स्वर को हिंदी वर्णमाला में किस तरीके से कह रहा है परिभाषित करते हैं? ऐसी ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से स्वयं उच्चारित की जाती हैं, यानी स्वर जो है आपको बता दूं स्वर का अर्थ ही होता है स्वतंत्र, जो किसी के बंधन में नहीं, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से उनका उच्चारण होता है, किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती, उन्हें स्वर कहा जाता है। जबकि जो व्यंजन होते हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है, यानी उनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता। जब तक कि उसमें कोई स्वर नहीं मिलता किसी भी व्यंजन में, तब तक उनका उच्चारण नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है,
जो प्राथमिक स्तर पर उसमें कविता जो शिक्षण दी जाती है वो किस टाइप की होनी चाहिए, गीत एवं अभिनय दोनों तरीके से ये होती है। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में कविता शिक्षण की किस विधि का प्रयोग किया जाता है, कह रहा है उच्च प्राथमिक कक्षाओं में। ये सब छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, इन्हें ठीक से याद रखना। प्राथमिक स्तर पर तो गीत अभिनय का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो उच्च शिक्षाएं होती हैं, ठीक है, वहाँ पर जो है मैंने पहले ही बताया था व्याख्या विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी मूल भाव कविता का पता होना चाहिए, अर्थ सहित पूरी विस्तृत व्याख्या सहित उसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है लिंगुआ फोनोद्योतन सामग्री का प्रकार है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये जो है। इसका सही आंसर होगा श्रव्य उपकरण, सुनने वाला जो उपकरण होता है उससे संबंधित है। निम्नलिखित में से मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, पूछ रहा है नहीं है, ठीक है, तो वो होता है चिंतन मनन। ये कोई सिद्धांत नहीं है मातृभाषा से संबंधित, बाकी सारी चीज़ें हैं। संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है, ठीक है, संयुक्त वाक्य का, ठीक है, ये वाक्यों से संबंधित है। संयुक्त वाक्य में बता दूं कि दो प्रधान होते हैं, यानी प्रधान प्लस प्रधान बराबर संयुक्त वाक्य। ये जब वाक्य वाला टॉपिक करवाऊंगा मैं अपने चैनल में वहाँ आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि कौन सा सरल वाक्य है, कौन सा मिश्र वाक्य है, कौन सा संयुक्त वाक्य। 3 टाइप के वाक्य होते हैं, जिसमें कि पूछ रहा है कि संयुक्त वाक्य कौन सा होगा, ठीक है। तो संयुक्त वाक्य इसमें जो है चौथा वाला होगा, राम सोया पर मोहन जागता रहा, ठीक है। ये इसलिए है कि देखिए राम सोया पर मोहन जागता है, राम का और मोहन से कोई संबंध नहीं, दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों प्रधान है। राम सोया एक प्रधान सेंटेंस हो गया, मोहन जागता रहा ये भी अपने आप में प्रधान सेंटेंस है, कोई उपवाक्य नहीं है ना एक दूसरे से कोई जुड़ा हुआ, ठीक है। संयुक्त की यही पहचान होती है, इसे मैं अच्छे से करवाऊंगा, आप लोग वीडियो में बने रहें। और जो लोग जो है और हैं आपके जान पहचान, उन्हें भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत अच्छी हिंदी में यहाँ पर चलने वाली है, चाहे कोई सा भी एग्जाम आप दे रहे हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्देशित स्वाध्याय प्रणाली का सोपान, ठीक है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए और करते रहिए कि देखिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं पेडागोजी से संबंधित, ठीक है। निर्देशित स्वाध्याय प्रणाली का जो है सोपान क्या है, तो नियोजन, मूल्यांकन, क्रियान्वयन, ये सभी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये सभी की सभी होती हैं। तो इसका ये जो है चौथा वाला आंसर सही हो जाएगा। मातृभाषा हिंदी शिक्षक में विस्तृत ज्ञान से अभिप्राय क्या है, ठीक है, यानी इसका क्या मतलब है। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें होगा सभी भाषा के तत्वों का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना चाहिए, और जो हिंदी विषय है उसमें रुचि एवं लगन भी होनी चाहिए। देखिए अगला कह रहा है कि चंद्रमा का पर्यायवाची, आपको पता ही है, ठीक है, रजनीकर होता है इसका चंद्रमा का, यानी पहला वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अक्षर बोध प्रणाली, प्राचीन प्रणाली है ये, तो उससे छात्रों का, ठीक, छात्रों का उच्चारण शुद्ध होता है, इसमें ये वाला सही हो जाएगा। ये जो प्राचीन विधि है इसमें उच्चारण शुद्ध होता है। नेक्स्ट है हिंदी शिक्षण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी पद्धति छोटी कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है, यानी कौन सी ये 4 प्रणालियाँ दी हुई हैं, इनमें से कौन सी ऐसी प्रणाली है जो बड़ी कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी है, कह रहा है, तो वो है प्रोजेक्ट पद्धति। प्रोजेक्ट विधि बड़ी कक्षाओं के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विद्यालय पाठ्यक्रम में त्रिभाषा सूत्र से संबंधित क्रियान्वयन इस प्रकार है, ठीक है। त्रिभाषा सूत्र जो है आपको पता ही है, निम्न प्राथमिक, निम्न माध्यमिक, उच्च प्राथमिक, ये सभी के सभी हैं। अगला देखिए, एक प्रत्यय से बना शब्द कौन सा नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक प्रत्यय से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है और इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें बहुत अच्छे से आप लोग कर लेना। 1-2 बार जैसे ही आप वीडियो देखेंगे अपने आप ही तैयार हो जाएंगे। और बाकी चैनल में जितनी वीडियो मैं डाल रहा हूँ उन्हें ज़रूर देखते रहिए, उससे आपका बेस क्लियर हो जाएगा। हिंदी में मान के चलिए जितने भी किसी में, अगर मान लीजिए किसी भी टॉपिक में या किसी भी एग्जाम में 50 क्वेश्चन है, तो दावा करता हूँ कि 47 से 48 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए, अगर आपने सही से सारे वीडियो देख रखे हैं तो। अगला क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कह रहा है एक प्रत्यय से बना कौन सा शब्द नहीं है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये वाला तीसरा वाला नहीं है, क्योंकि ये मूल शब्द है। वेद, वेद होता है, वेद प्लस एक बराबर वैदिक,
इतिहास होता है, इतिहास प्लस ऐतिहासिक, प्रकृति होता है, प्रकृति प्लस प्राकृतिक, इस तरीके से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 वाला है, यारा लावा कह रहा है कौन से टाइप के वर्ण हैं, ठीक है, तो ये अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अगला देखिए, जिह्वा के भागों के आधार पर हिंदी वर्णमाला स्वरों के कितने भेद हैं। ये से इस टाइप के भी ग्रामर से संबंधित ये क्वेश्चन है, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो 3 टाइप के होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च, ठीक है, 3 टाइप के होते हैं ये जिह्वा के आधार पे। अगला देखिए, मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से, कह रहा है मातृभाषा का सिद्धांत कौन सा है निम्न में से, तो इसके सभी, अभिप्रेरणा भी है, रुचि भी है, क्रियाशीलता भी है, सभी टाइप के हैं ये। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री का प्रमुख दायित्व पूछ रहा है। तो इसका जो है प्रमुख दायित्व जो है भाषा शिक्षण में अधिगम से संबंधित जो मेन है वो है विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना। यानी जो भी विषय वस्तु है और जहाँ जहाँ कठिन शब्द दिए हुए हैं उनका सही तरीके से उनका स्पष्टीकरण करना, यानी उन्हें स्पष्ट करना, क्लियर करना और बच्चों को समझाना, यही प्रमुख दायित्व होता है। अगला देखिए 73वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामान्यतः जिन विषयों का शिक्षण विद्यालयों में होता है उन्हें क्या कहा जाता है। ये तो आपको पता ही है, जो विद्यालय में होता है उसे पाठ्यक्रम कहते हैं हम लोग। कहानी शिक्षण में बरती जाने वाली सावधानी है। कहानी में क्या सावधानी बरती जानी चाहिए, तो एक चीज़ बता दूं, ये जितने भी पॉइंट दिए हैं ये सभी के सभी बरते जाने चाहिए, यानी ये चौथा वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला, हिंदी मातृभाषा विषय में उसकी वास्तविक विषय वस्तु होती है, ठीक है, तो इसका होगा भाषा तात्विक अनुशीलन, ये इसका सही आंसर होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि प्रणाली है। उच्च कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर, तो ये होती है आगमन प्रणाली, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है आगमन निगमन वाला। जिस यंत्र के माध्यम से छोटे चित्र यानी मानचित्रों को विस्तृत यानी बड़े आकार करके दिखाया जाता है, यानी कोई छोटा चित्र है उसे बड़ा करके दिखाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे इसका पहला वाला आंसर हो जाएगा एपिडास्कोप, ये वाला इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, जब दो शब्दों के मिलने से कोई विकास लिखा, यहाँ पे विकार होगा ये, ठीक है, सही से पढ़ना आप। कोई विकार उत्पन्न हो तो वो क्या कहलाता है, ठीक है, 2 शब्द मिल करके अगर कोई विकार यानी नया शब्द या नया पद बन जाता है तो उसे हम समास कहते हैं। और एक चीज़ याद रखना, जब 2 वर्णों के मेल से, 2 वर्ण यानी का, खा, गा या फिर आ, ई, उ, 2 वर्ण जब मिलते हैं और उसके मिलने के पश्चात जब कोई नया विकार उत्पन्न होता है तो उसे संधि कहते हैं। संधि और समास में यही अंतर है, समास में 2 शब्द या पद मिलते हैं और संधि में 2 वर्ण मिलते हैं। नेक्स्ट है, मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है। तो मूल्यांकन का मतलब आपको पता है निरंतर यानी सतत चलने वाली प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। वांछित व्यवहारगत परिवर्तन की जानकारी, बिल्कुल। उद्देश्यों की पूर्ति की सीमांकन, यानी कि चारों सही है इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं, श्यामपट अध्यापक का सच्चा मित्र है, इस कथन की पुष्टि होती है, क्योंकि इसका सीधा सा अर्थ है, कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, सीधी सी बात है, श्यामपट जो है अध्यापक के लिए सहायक सामग्री है, बिल्कुल सही बात है। हिंदी में एक वर्ण की कह रहा कितनी ध्वनि होती हैं। तो ये बता दूं, हिंदी विश्व की एकमात्र ऐसी, हिंदी और संस्कृत दोनों ऐसी भाषाएं हैं जिसके एक वर्ण की एक ही ध्वनि होती है। इसी वजह से हिंदी हो या संस्कृत हो, इसे विश्व की सबसे ज़्यादा प्रामाणिक भाषा माना जाता है। वाक्य रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ठीक है, कौन सा वाक्य, चारों वाक्य अच्छे तरीके से पढ़ें, उसके बाद देखें कि कौन सा वाक्य कह रहा है अशुद्ध यानी गलत कौन सा है। तो इसमें देखिए स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ये वाला जो वाक्य से अगर आप पढ़ेंगे तो ये अशुद्ध लग रहा है। क्यों? कह रहा है दरअसल में मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, ठीक, मैं नहीं आएगा, दरअसल ऐसे आएगा, दरअसल मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, मैं बीच में है यहाँ पे, जो कि गलत है। तो अशुद्ध ही पूछ रहा है, तो यही गलत है। निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य उपकरण कौन सा है, ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर ये टेलीविज़न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रायोजना विधि के क्रियान्वयन का सोपान
ठीक है, तो इसका क्या होगा, ये 4 के चारों इसके सही आंसर हैं, यानी ये वाला, ये सभी ये हो जाएगा। अगला है शब्द व्याख्या की प्रमुख विधियाँ। इसके 3 शब्द की जो है व्याख्या करने के हिसाब से 3 टाइप की इसकी विधियाँ होती हैं। किसी भी अवस्था के अनुकरण को, किसी भी अवस्था के अनुकरण को क्या कहते हैं, तो उसे नाटक कहते हैं। ये चीज़ याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अगला है भाषा एवं बोली में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प अंतर प्रकट नहीं करता। भाषा और बोली में कोई भी अंतर प्रकट नहीं करता, ये क्वेश्चन है। ये देखिए 4 ऑप्शन है, तो इसका जो है चौथा वाला, ये वाला सही होगा। बोली में मानकता होती है और भाषा में नहीं, बिल्कुल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी शब्दार्थ विधि का विकसित रूप है। ठीक है, शब्दार्थ विधि का विकसित रूप, तो ये हो जाएगा आपका व्याख्या विधि। अगला क्वेश्चन देखिए, बालकों के शब्दकोश होने चाहिए। छोटे बच्चे जो हैं उनके शब्दकोश किस तरीके से होने चाहिए, जो जिसे वो याद रख सके, माइंड में फिक्स कर सकें, तो वो होनी चाहिए चित्रात्मक शब्दकोश। चित्र को दिखा करके आप पढ़ाएंगे, बताएंगे, तो वो चीज़ जल्दी बच्चों को याद होती है, छोटे बच्चों को। अगला देखिए, आदर्श हिंदी शिक्षण के लिए आवश्यक है। ठीक, तो ये तो पता है, व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण, ये बिल्कुल सही है, बहुत ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ लॉजिक लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगला है, डॉक्टर ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है, यानी किससे संबंधित है मूल्यांकन, तो वो है शिक्षण से, मूल्यांकन से, सीखने से, यानी ये सभी से, ब्लूम ने जो है सभी को शिक्षण के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित माना है, जोड़ा है। द्वंद्व समास का कौन सा उदाहरण, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक से देखिए, बताइए कौन सा है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में देखिए इसमें चौथा वाला हो जाएगा लेन देन। द्वंद्व समास के बारे में बता दूं, मोस्टली जो है विलोम शब्द के रूप में होते हैं, बीच में और छिपा होता है। तो यहाँ अगर विलोम के हिसाब से देखें तो पहला कह रहा है लेना, तो लेने का क्या हो जाएगा, देना, यानी लेन देन। ठीक है, अगला देखिए, प्रयोजना विधि का आधारभूत सिद्धांत कौन सा है, रोचकता, क्रियाशीलता, उद्देश्य, ये सभी के सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कौन से में सु उपसर्ग, उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगते हैं, तो देखिए कह रहा है किसमें सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसमें सही आंसर जो होगा वो है सुखद। ठीक, इसमें सु शब्द का, सुवर्ण का यानी कि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।